प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, जिसमें मेरा प्रकरण है, टॉपिक रहेगा सूक्ष्म शिक्षण का संप्रदाय। सूक्ष्म शिक्षण के संप्रदाय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको रोजाना नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार जो भी एमएड के अंतर्गत पेपर है टीचर एजुकेशन का, उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत मैं प्रत्येक दिन आपको वीडियो लेकर के आपको भेज रहा हूं। आप इन वीडियो को रोजाना देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियो को सुन करके, देख करके अपना पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे और पाठ्यक्रम पूरा करके आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, ऐसी आशा मैं रखता हूं। क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा आपको जो सुविधाएं प्रदान की गई है उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि छात्र, प्रशिक्षणार्थी घर बैठे अपना अध्ययन करें, क्योंकि उनको पढ़ाई का कोई भी हानि नहीं हो, लॉस न हो। इस कारण महाविद्यालय ने प्रबंधन के द्वारा कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किए हैं ताकि वो शिक्षा के जो भी पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित किया गया है उन पाठ्यक्रमों में सिलेबस के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार अपना पाठ्यक्रम हम पूरा कर सके प्रत्येक पेपर का, और आप इनके अंतर्गत पढ़ाई करते हुए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, पास हो और विश्वविद्यालय में भी अपने मेरिट में अपना स्थान बनाए। इसी कारण हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो बना कर भेज रहे हैं। आप इन वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनें और देखें ताकि आप इनमें दी गई विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ सके। इससे पहले भी मैं कई प्रकार की वीडियो लेकर के आया हूं, वो आपने सुनी होंगी। आज हम सूक्ष्म शिक्षण का संप्रदाय के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, किसे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के सामान्य अर्थ के बारे में हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों में, कम विषय वस्तु पर और कम समय में संपन्न करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक एक कौशल को ठीक प्रकार से समझ सके और समझते हुए उन कौशलों का ज्ञान हमको मिल जाए। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम पाठ्य योजना, लघु पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। लघु पाठ्य योजना के अंतर्गत हम कम विषय वस्तु को लेते हैं, कम छात्र, 5 से 10 छात्रों के बीच में इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, कम समय के लिए उस पाठ्य योजना को बनाते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया है, ऐसी जो क्रिया है, उसको हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके प्रादुर्भाव की बात करें, इसके विकास की बात करें, तो कई प्रकार के विकास के बारे में हमारे जो विद्वान हैं या विदेशी जो हमारे प्रोफेसर रहे, उन्होंने कई प्रकार के इसमें शोध किए हैं और शोध करके निष्कर्ष निकाला है कि सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के विकास के लिए उपयोगी प्रक्रिया है, जिसमें हम एक एक कौशल को धैर्यपूर्वक धीरे धीरे हम समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टेपों के अनुसार कई प्रकार की प्रश्नों के निर्माण करते हुए
तो संपूर्ण पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम विकास पर अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण सेना को प्रशिक्षित करने में इसका उपयोग लिया जाता था। पहले सेना को प्रशिक्षित करने में, जो कि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर हम देखें इसके पश्चात, तो सेना को प्रशिक्षित करने में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम सेना को प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें, इनके लिए उपयोग लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में इनका विकास किया जाने लगा। अमेरिका में अगर हम बात करें तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कीथ एचिसन एक विद्वान रहे, कीथ एचिसन, डॉक्टर रॉबर्ट बुश तथा D.W. एलेन के अनुसंधान स्वरूप 1961 में इसका प्रादुर्भाव हुआ। अगर हम अमेरिका के विश्वविद्यालय में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को करें तो 1961 का इसका प्रारंभ हुआ मानते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो डी.डी. तिवारी, सर्वप्रथम डी.डी. तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में किया। 1967 में शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में इनका प्रयोग किया डी.डी. तिवारी ने। बाद में धीरे धीरे बाद में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में और धीरे धीरे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का जो आयोजन प्रयोग किया जाने लगा। सूक्ष्म शिक्षण एक लघु पाठ्य योजना है जिसमें छोटी पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। ये लघु पाठ्य योजना का रूप कहलाता है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण सरल एवं मितव्ययी विधि कहलाती है। ये एक सरल विधि है जिससे हम धीरे धीरे सीख सकते हैं और ये कम खर्चीली और कम समय में संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है। ये भी एक सरल विधि के नाम से जानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण विभिन्न कौशलों का विकास करती है। धीरे धीरे छोटे छोटे कौशलों के अंतर्गत हम कौशलों को सीखने में, कौशलों के विकास में भी सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग हम लेते हैं। तो इसलिए हम सूक्ष्म शिक्षण कम विद्यार्थियों में, कम समय के लिए और छोटे पाठ्य योजना में इसका उपयोग लेते हैं। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण के संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का संप्रदाय क्या है, हम किस प्रकार से हम छोटी पाठ्य योजना बनाएं, कितने बच्चों के लिए बनाएं, कब इसका प्रस्तुतिकरण कितने छात्रों में किया जाए, इन सारी प्रक्रियाओं के संप्रदाय, भूमिका, अर्थों के बारे में हमने आज आपको ये जो प्रादुर्भाव है उसके बारे में आपको बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी लघु पाठ्य योजना के नाम से जानी जाती है। और जानने के पश्चात हम सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग लेते हैं और उपयोग करने के बाद प्रशिक्षण के दौरान इनका कार्य किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत तथा कक्षा शिक्षण विधि है। अगर हम एलन के अनुसार परिभाषा बताए तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा रहता है, छोटे रूप में इनका जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 से 10 विद्यार्थियों में या 5 से 15 विद्यार्थियों तक इसको सीमित रखते हैं। पाठ की विषय वस्तु, जो भी हमारी विषय वस्तु है या पाठ्य योजना है, कम विषय वस्तु के आधार पर हम बनाते हैं। पाठ की विषय वस्तु छोटी रहती है, कम समय के लिए, और जो समय होता है वो भी 5 से 10 मिनट का होता है। इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। 5 से 10 मिनट की इसकी जो पाठ योजना वो बनाते हैं। और शिक्षण की जो जटिलता है
जो शिक्षण में आने वाली जटिलता है, हम जब पाठ योजना को पढ़ाते हैं उसमें कई प्रकार की हमें कठिनाई आती है, उन जटिलताओं को कम करने के लिए हम सूक्ष्म शिक्षण जो है हमारी पाठ योजना उसका संक्षिप्तीकृत करते हैं, और इसकी शिक्षण जो हमारी कला है वो भी एक कक्षा शिक्षण की ये विधि के रूप में मानी जाती है। इसलिए हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से इसको जानते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हैं। क्योंकि जब कक्षा शिक्षण में हम कई प्रकार की समस्या हमारी आ जाती है, तो उन कौशलों के द्वारा, जो कौशलों को हम सीख करके उन कठिनाइयों को हम दूर करते हैं, उस पाठ योजना में आने वाले कठिनाइयों का हम निवारण करते हैं। जब तक हम कौशलों का हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारी कक्षा की जो समस्या है वो दूर नहीं होगी। इसलिए कक्षा शिक्षण की ये उपयुक्त विधि के नाम से जानी जाती है। इसलिए एलन महोदय ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम आकार के लिए, छोटी विषय वस्तु के लिए और कम समय के लिए, कम विद्यार्थियों में संपन्न करने वाली एक प्रक्रिया कहलाती। अगर हम क्लिफर्ट की बात करें, विद्वान साथी है हमारे, तो उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण जो है उनमें सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण, जो भी हमारे अध्यापकों का प्रशिक्षण है, उनकी ये लघु प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया है। जो भी हम प्रशिक्षण के दौरान हम इन सूक्ष्म शिक्षण की क्रिया विधि को हम जाने तो ये लघु प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिसमें शिक्षण परिस्थितियों, शिक्षण की जो परिस्थितियां हैं को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है और सही तरीके से जो उसका है उसका जो प्रस्तुतिकरण वो किया जाता है, और विशिष्ट कौशलों का अभ्यास, उसमें विशिष्ट कौशलों का अभ्यास किया जाता है। क्योंकि जब हम सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों को सीखते हैं, इससे पहले हम उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार हम कई प्रकार के उद्देश्यों, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इससे पूर्व में उनको सीखते हैं, जिसके बाद हम कौशलों को जो है सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को हम धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। इसलिए विशिष्ट कौशलों का अभ्यास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम अगर सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो एलन और क्लिफर्ट के द्वारा कई प्रकार की हमारी जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को हम धैर्य पूर्वक समझा सकते हैं और बता सकते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं की हम चर्चा करें तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कई प्रकार की होती है, जिसमें हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं पर जानते हैं कि विषय वस्तु की छोटी इकाइयों को तैयार करने में भी सूक्ष्म शिक्षण की एक विशेषताओं के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जो भी विषय वस्तु होती है वो छोटी इकाई के रूप में उनको तैयार करना पड़ता है। कि हम एक छोटी विषय वस्तु पर छोटी इकाई के रूप में हम विषय वस्तु को तैयार करें, ये भी इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नियंत्रित परिस्थितियों में भी शिक्षण कार्य, अगर हम दूसरी से जो विशेषता की बात करें तो नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण कार्य किया जाता है। जो भी हमारी नियंत्रित तरीके से शिक्षण कार्य होना चाहिए, उनकी परिस्थितियों को सिखाया जाता है। किस प्रकार हम बालकों को नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित पाठ योजना को हम बता सकते हैं, किस प्रकार के नियंत्रित से शिक्षण हम करा सकते हैं, किस प्रकार ऐसी योजना हम बनाए तो नियंत्रित तरीके से वो योजना हो। ऐसी कई प्रकार की जो हमारी परिस्थितियां हैं, नियंत्रित परिस्थितियों, उनके अनुसार हम शिक्षण कार्य के द्वारा संपन्न कर सकते हैं। ये भी हमारी विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि कई प्रकार की जो हमारी कक्षा में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर हम शिक्षण कार्य नहीं करवा पाते, तो उस प्रक्रिया से सूक्ष्म शिक्षण के अनुसार हम नियंत्रित परिस्थितियों का निर्माण करें और अपना शिक्षण कार्य कराए। तो ये नियंत्रित जो स्थिति है इसको संपन्न करने की प्रक्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं कि नियंत्रित कक्षा शिक्षण का जो हमारा कार्य है वो किस प्रकार संपन्न कर सकते हैं, किस प्रकार नियंत्रित तरीके से विषय वस्तु को पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार नियंत्रित तरीके से छात्रों को बैठा सकते हैं, किस प्रकार अपना नियंत्रित तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सारी जो प्रोसेस है वो नियंत्रित परिस्थिति के शिक्षण कार्य के अंतर्गत विशेषताओं के रूप में मानी जाती है। अगला है कक्षा का आकार छोटा होता है, और जो भी कक्षा का आकार होता है, अगर सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषता में बात करें तो कक्षा का आकार छोटा होता है।
कम विद्यार्थियों का कक्षा कक्ष होता है, क्योंकि 5 से 10 विद्यार्थी हो सकते हैं या 5 से 15 विद्यार्थी तक हो सकते हैं, तो कक्षा का आकार जो होता है, जो हमारी जिसमें प्रस्तुतिकरण पाठ का किया जाता है, शिक्षण कौशलों का उनको बताया जा रहा है, वो कक्षा कक्ष का आकार छोटा होता है, लघु होता है, जिसमें कम विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं, उसमें ये कार्य का संपादन किया जाता है, पाठ योजना का संपादन किया जाता है। ये भी विशेषता के अंतर्गत। शुक्र पाठ 5 से 10 मिनट का होता है, और जो भी अभी मैंने आपको बताया था, तो शुक्र पाठ जो भी हमारा होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु हमने इतनी ली है जिसमें 5 से 10 मिनट की हम जो पाठ योजना बना करके लाए हैं, उसका हमें प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ऐसी जो पाठ योजना का जो निर्माण है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का हमें निर्माण करना चाहिए, और निर्माण करके 5 से 10 मिनट का ही प्रस्तुतिकरण हमें करना चाहिए। कम समय के लिए हमें करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उस कौशलों को हम सीख सके। ये भी हमारी इस योजना के अंतर्गत आता है, ये भी विशेषता के अंतर्गत आता है। एक समय में बात करें, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास, अगर हम एक समय में देखें तो हमें एक एक शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना चाहिए। हमें ज्यादा कौशलों का तुरंत कौशलों का हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, हमें एक एक कौशलों का इसमें अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक हम एक कौशल को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया चलती हुई रहेगी। सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है वो चलता हुआ रहेगा। पाठ योजना का निर्माण अब हम करते रहेंगे, और करने के बाद हमें उसका शिक्षण का पुनः शिक्षण करवाते रहेंगे। फिर अगर हमें कोई प्रतिपुष्टि हमें मिलती है, तो जिसके बाद कमियां मिलती है, उस कमियों को सुधार करते पुनः पाठ योजना का निर्माण करेंगे, पुनः पाठ फिर पुनः शिक्षण करवाएंगे, फिर पुनः हमें प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो ये फीडबैक जब तक हमें मिलता रहेगा, हम कमियां करते जाएंगे, उन कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक ये प्रक्रिया चलती हुई रहेगी। इस प्रकार हम शिक्षण कौशलों को जब तक पूर्ण रूप में नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम सूक्ष्म शिक्षण के अनुसार, इस चक्र के अनुसार अपनी पाठ योजना बनाते हुए रहेंगे। इसलिए हमें एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना चाहिए, हमें एक एक कौशलों को सीखना चाहिए। जैसे हमें पाठ के विकास में अगर प्रस्तावना कौशल का हम निर्माण कर रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल के बारे में हमें जानना चाहिए, किस प्रकार प्रस्तावना कौशल को हम सीखें। प्रस्तावना कौशल में हम प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से करें, किस प्रकार प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर हमें बनाने चाहिए, किस प्रकार से हमें छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए, ये किस प्रकार से हमें कितने प्रश्न प्रस्तावना कौशल में होने चाहिए, ये सारी प्रोसेस को हम जानेंगे। किस प्रकार हमें उद्देश्य कथन कहना चाहिए, तो ये सारी चीजें कहने के बाद हम उस टॉपिक को निकालने का कार्य करते हैं। तो ये हम प्रस्तावना कौशल अगर हम करना चाहें, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे जब तक हमें उस प्रक्रिया को पता नहीं चलेगा, उसमें हमें जो कमियां उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र के अनुसार, हमारे पूरे प्रोसेस के अनुसार जब तक कौशलों का हम अभ्यास नहीं कर लेंगे, एक एक कौशल को नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम आगे पाठ योजना का निर्माण नहीं कर सकते। ये भी हमारे कार्य चलता हुआ रहता है। तो ये एक एक हमें कौशल का अभ्यास इसमें करते रहना चाहिए। तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला है अनुशासनहीनता की समस्या। अनुशासनहीनता की जो समस्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता में आती है, अनुशासनहीनता की जो समस्या है वो इसमें कम हो जाती है। कक्षा में जो छात्र होते हैं, ज्यादा कक्षा के छात्र होते हैं, वो अनुशासनहीनता करते हैं, हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, हमें पढ़ाई शिक्षण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। ऐसी जो समस्या आती है अनुशासनहीनता की, वो इसमें समाप्त हो जाती है, ये समस्या कम हो जाती है। क्योंकि जब कम छात्र होंगे, कम विषय वस्तु के लिए हम इस पाठ योजना को बनाएंगे, कम समय के लिए बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली समस्या हमारी समाप्त होती नजर आएगी। अनुशासनहीनता की समस्या खत्म, क्योंकि ये नियंत्रित परिस्थितियों में संपन्न की जाती है, नियंत्रित तरीके से संपन्न की जाती है। एक एक कौशल को हम धीरे धीरे उसका विकास करते हैं, एक एक कौशल को छात्र अध्यापकों द्वारा संपन्न की जाती है, धीरे धीरे एक एक स्टेप को हम सीखते हैं। तो अनुशासनहीनता की समस्या हमें कम नजर आती है, कम समस्या हमारे सामने आते हैं। तो ये भी जो है सूक्ष्म शिक्षण का जो कार्य है, वो पाठ्य योजना को समझने के लिए या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं को समझने के लिए, सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों के निर्माण के लिए, धीरे धीरे कौशलों को ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण की जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, उन कौशलों का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि हम एक एक कौशलों को गहनता से हम सीख सके। ये भी हमारी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अनुशासनहीनता की समस्या भी हमारी इसके अंतर्गत मानी गई है। अगर बात करें हम वास्तविक छात्र न होने पर छात्र अध्यापकों से
छात्रों की भूमिका का निर्वहन। अगर कोई वास्तविक छात्र हमारे पास नहीं है, हम स्कूल में जा रहे हैं, हमारे जो छात्र नहीं है हमारे सामने, तो हमारे जो छात्र अध्यापक हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे साथी हमारे साथ जा रहे हैं, उन छात्र अध्यापकों को उनको कक्षा में बैठा देना चाहिए और उनसे ही उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वो ही हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनसे ही हम प्रश्न पूछेंगे, उनसे ही विषय वस्तु हम कहेंगे। तो ये सारे प्रस्तुतिकरण विषय वस्तु उनके द्वारा ही हम उनके समक्ष हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो सारी जो भूमिका है वो छात्र अध्यापकों के द्वारा संपन्न की जाती है। वास्तविक रूप से विद्यार्थी अगर नहीं है कक्षा में, विद्यार्थी हमारी कक्षा की नहीं है, तो हम छात्र अध्यापकों को बैठा देते हैं, उनसे ही उस कक्षा का जो वास्तविक शिक्षण है उनके समक्ष हम उसको करते हैं। ऐसी भूमिका का निर्वहन भी छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। उनके विभिन्न कौशलों के जो उनके द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे ही उत्तर हम प्राप्ति करते हैं और फिर उनके विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण उनके समय के करते हैं, या जो भी हमारे कौशलों का विकास करना है उनके समय हम करते हैं। ये भी चीजें हमें भूमिका निर्वहन के अंतर्गत आती है। तो वास्तविक जो शिक्षण है जो छात्र अध्यापक के समय में किया जा सकता है, ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। पाठ का निरीक्षण, पाठ का निरीक्षण साथियों के द्वारा एवं अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। तो हम पाठ का जो निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, वो पाठ का निरीक्षण है वो साथियों के द्वारा भी कर सकते हैं, जो हमारे छात्र अध्यापक साथी हैं उनके द्वारा भी वो निरीक्षण किया जा सकता है, और अध्यापक के द्वारा भी फीडबैक दिया जा सकता है। जो भी छात्र अध्यापक, जो भी हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कौशल सीख रहे हैं, उनमें हमें निरीक्षण के दौरान फीडबैक मिलना जरूरी हो जाता है। तो छात्र अध्यापक जो हमारे जो साथी है उनके द्वारा भी फीडबैक पीछे बैठ करके दिया जा सकता है, वो भी अपने पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख सकते हैं। और अध्यापक जो हमारे सीनियर प्रोफेसर होते हैं, जो छात्र जो अध्यापक होते हैं, हमारे जो लेक्चरर होते हैं, वो जाते हैं और अपने शिक्षण आपके शिक्षण को देखते हैं और फीडबैक वो देते हैं, टिप्पणी वो लिखते हैं। तो उनके द्वारा भी आपका निरीक्षण किया जा सकता है। तो ऐसे कई प्रकार की जो कार्य है वो पाठ का निरीक्षण साथियों के द्वारा एवं अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है। ये भी हमारी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो कई प्रकार के निरीक्षण के दौरान जब हम टिप्पणी देते हैं या पर्यवेक्षण करते हैं या फीडबैक देते हैं, तो छात्र अध्यापक जो कौशल सीख रहा है उसमें जो कमियां हैं उस पर्यवेक्षक टिप्पणी को वो पढ़ेगा और कमियों को वो देखेगा। देखने के पश्चात उन कमियों को दोबारा दूसरी जो कौशल सीखेगा या पुनः पाठ्य योजना का रीप्लान दिया है तो उसमें उन कमियों को सुधार करेगा और दोबारा पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। ऐसी कमियां फिर दोबारा न आए, ऐसी हम संभावना व्यक्त उनके द्वारा कर सकते हैं। तो ये साथियों के द्वारा भी अध्यापक के द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकता है। ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। निरीक्षण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि, और जो भी निरीक्षण किया जाता है साथियों के द्वारा, छात्र अध्यापक के द्वारा या विद्वान प्रोफेसर के द्वारा जो भी निरीक्षण किया जाता है पाठ्य योजना का, तो उसके तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है कि ये कमी है या फीडबैक दिया जाता है, पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख दी जाती है। तो फीडबैक के अनुसार प्रतिपुष्टि के हिसाब से छात्र अध्यापक जो भी कौशल सीख रहा है दोबारा जब पाठ्य योजना बनाएगा तो उस प्रतिपुष्टि के हिसाब से उन कमियों को वो दूर कर सकता है। ऐसी जो निरीक्षण के दौरान हमें जो कमियां नजर आती है उन कमियों को हम सुधार करते हुए हम पाठ्य योजना का विकास करते हैं, एक एक कौशल को सीखते हैं ताकि हम कौशलों को सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। ये सारी जो क्रिया है सूक्ष्म शिक्षण के अनुसार चलती रहती है। ये भी विशेषताओं के अंतर्गत कार्य माना जाता है। इसलिए निरीक्षण के बाद हमें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। जो भी पर्यवेक्षक जा रहे हैं उनको छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जरूरी हो जाता है और प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बाद वो या तो रीप्लान के अंतर्गत पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद उन कमियों को दूर करेगा। प्रतिपुष्टि के माध्यम से कमियों में सुधार, शिक्षण की जटिलता को कम किया जा सकता है और प्रतिपुष्टि जो हमें मिलती है उसमें उन कमियों में हम सुधार करें। जो भी हमें प्रतिपुष्टि मिली है या कमेंट्स मिले हैं या पर्यवेक्षक टिप्पणी में बताया गया उन कमियों में हम सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के बाद हम कमियों को दूर कर सकते हैं। दूसरी पाठ्य योजना हम कमियों को अलग हटा सकते हैं या कमियों को निकाल सकते हैं। तो शिक्षण की जटिलताओं को भी कम किया
जा सकता है। ऐसी जो शिक्षण की जटिलता, जो पढ़ाई में हमारी जो कमी आ रही है या कठिनाई आ रही है, उन जटिलताओं को हम सुधार करते, उनको दूर कर सकते और अच्छा शिक्षण, प्रभावी शिक्षण हम करा सकते हैं। ऐसे जो कार्य है हमें जो सूक्ष्म शिक्षण विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसलिए जब तक हमें ये सारी चीजें सीखने में नहीं आ जाए, जब तक हमारे कौशलों का हम विकास नहीं कर ले, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम सूक्ष्म शिक्षण जो योजना के अनुसार सूक्ष्म शिक्षा हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, पाठ्य योजना के बाद हम शिक्षण कराते हैं, शिक्षण कराने के बाद प्रतिपुष्टि मिलती है, प्रतिपुष्टि मिलने के बाद रिप्लान होता है, कमी हमारी नजर आती है, पुनः हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, पुनः शिक्षण कराते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। इन सारी जो क्रिया है उनके द्वारा हमारा चलता रहता है। जब तक हम कौशलों का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर लेंगे, कौशलों को ठीक प्रकार से नहीं जान पाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया चलती हुई रहती है। इसलिए शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी शिक्षण में कठिनाई आती है, जटिलताएं आती है, उन जटिलताओं को कम करने के लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के अंतर इन जटिलताओं को हम दूर कर सकते हैं और उनमें उन कौशलों को हम सीख सकते हैं। छात्र अध्यापकों की आत्मविश्वास में वृद्धि। छात्र अध्यापकों के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी हमें कई प्रकार के कार्यक्रम करने चाहते हैं, कौशलों को हम सीखते हैं ताकि छात्र अध्यापक ठीक प्रकार से इन आत्मविश्वास के अनुसार ये कार्य कर सके और ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके। शिक्षक प्रशिक्षण जो हमारे ट्रेनिंग में, उसमें हम कौशलों को हम ठीक प्रकार से सीख सके, हम आत्मविश्वास में वृद्धि हमारी हो जाए। हम जब अध्यापक बनेंगे तो जब हम स्कूलों में जाएंगे शिक्षण कराने के लिए, पूर्ण हमें आत्मविश्वास विकसित हो जाएगा। शिक्षण के प्रति हमारी जो कमी है वो हमारी दूर हो जाएगी। हम प्रभावी तरीके से हम शिक्षण करा पाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास जरूरी हो जाता है। अध्यापक में आत्मविश्वास सबसे बड़ी पहली जो बात है वो होनी चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए। जब भी अध्यापक कक्षा में जाए, प्रसन्न मुद्रा में जाए और मुद्रा में जाते हुए वो आत्मविश्वास रखे। अपने आप में आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक वो ठीक प्रकार से पाठ्य योजना या पाठ का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ पाठ्य योजना का विकास करना चाहिए और आरोह अवरोह के साथ विकास करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां उनको आनी चाहिए। शिक्षण विधियों जब तक नहीं आएगी, जब वो पाठ का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास तभी जागृत होगी जब उसमें आरोह अवरोह, शिक्षण विधि, प्रविधि, युक्तियों का ज्ञान उसको होगा। इसलिए छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए मैं सूक्ष्म शिक्षण की कौशलों को हम सिखाते हैं, ताकि जो शिक्षण से पहले या अध्यापक बनने से पहले इन सारी प्रक्रियाओं को वो सीख जाए, इन सारी योजनाओं को बनाना सीख जाए। किस प्रकार से हमें शिक्षण करना चाहिए, किस प्रकार हमें कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन कौशलों का प्रयोग, उसकी भूमिका कब अदा करनी चाहिए, किन कौशलों का प्रयोग कब करना चाहिए। इन सारी जो प्रक्रिया है उनको सीखने के पश्चात ही वो शिक्षण के व्यवसाय में जुड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत वो स्कूल में जाकर अध्यापन कार्य करता है। इसलिए अध्यापन कार्य अध्यापक बनने से पहले विभिन्न प्रशिक्षणों में इस सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम सिखाया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको विकास के अंतर्गत बताया था कि पहले इसको सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इनको विकास किया जाता था, इनको प्रयोग में लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और भारत में इसका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में इसका प्रयोग ट्रेनिंग के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण करने में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा है, ताकि हम एक एक कौशलों को ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके, एक एक कौशलों को ठीक प्रकार से जान सके। कौशलों में किस प्रकार से हमें कौशलों का विकास करना है, कौशलों में अन्य चीजें कैसे सिखाई जाती हैं, उन कौशलों को हम ठीक प्रकार से सीख पाते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत चलती रहती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत मैंने आपको कई बातें बताई, जिसमें विषय वस्तु की छोटी इकाई के रूप में इसको तैयार किया जाता है कि छोटी इकाई के रूप में विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। कम हमारी विषय वस्तु होती है और कम विषय वस्तु के अनुसार हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो कम पाठ्य योजना का जब निर्माण होगा तो हम कम समय में इसको संपन्न कर सकेंगे। और ये जो पाठ्य योजना कम समय की होगी तो नियंत्रित परिस्थितियों में इसको संपन्न किया जा सकेगा, क्योंकि अगर ज्यादा छात्र होंगे तो ज्यादा समय हमारा लगेगा, अनुशासनहीनता होने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए हमें नियंत्रित परिस्थितियों में कम विषय वस्तु को हम संपन्न करा सकते हैं। तो ये योजना के अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण का कार्य
करते हैं। कक्षा का आकार, और कक्षा के आकार की बात करें तो कक्षा का आकार इसमें छोटा होता है, कम छात्रों के लिए कक्षा का आकार होता है। जब कक्षा का आकार छोटा होगा तो अनुशासनहीनता होने की संभावना भी कम होगी। इसलिए हमें कक्षा के आकार को में कम होने के कारण हमें इस पाठ को ठीक प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। और ये 5 से 10 मिनट के लिए जो समय है इसमें ये संपन्न की जा सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा हमारे पास विषय वस्तु नहीं है तो हम कम समय के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा विषय वस्तु को लेने के लिए हमें तो जो दैनिक पाठ श्रृंखला का निर्माण करने के लिए आगे कौशलों को सीख करके हम उसको सीखेंगे। इसलिए इससे पहले हम एक एक कौशलों का निर्माण करना सीख जाते, तब हम वृहद पाठ श्रृंखला की ओर जाते हैं, दैनिक डेली लेसन प्लानिंग को सीखते हैं। इसलिए हम इससे पहले हम जो कौशल है उनको सीख करके एक एक कौशलों का हम अध्ययन करें और छोटी पाठ श्रृंखला इसमें बनाएं। कम समय के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, समय के लिए करना चाहिए। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग, और हमें एक समय में केवल एक शिक्षण प्रयोग कोई सा भी हो, प्रश्न कौशल का हो, प्रस्तावना कौशल का हो, या व्याख्यान कौशल का हो, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल का हो, या पुनर्वरण कौशल का हो, एक एक कौशल को हमें सीखना चाहिए। ये प्रक्रिया हमेशा चलती हुई रहती है और अनुशासनहीनता की जो समस्या है वो भी कम मानी जाती है। और कई प्रकार के वास्तविक छात्रों के हम शिक्षण भी इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। निरीक्षण में तुरंत प्रतिपुष्टि हमें मिल जाती है, इन कार्यों को हम देखते हैं। तो मैंने ये सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम आपको बताया, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का संप्रदाय विशेषताओं के बारे में मैंने जानकारी दी, और विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए मैंने संपूर्ण इस प्रक्रिया को विशेषताओं की बताया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।